everybody. I'm नीता शर्मा from Madro Computers. पिछली वीडियो में मैंने आपको C++ में ऊप्स कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से सिंपल एग्जांपल से समझाया था और इस वीडियो में मैं जो है C++ के एक प्रोग्राम के साथ आपको ऊप्स कंसेप्ट अच्छे से समझाने वाली हूँ और इस एक प्रोग्राम से आप ऊप्स के कंसेप्ट्स को भी समझ जाएंगे लगभग सारे और साथ में आप क्लास बनाना बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि इतनी आसान तरीके से आप क्लास बना सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं लेकिन आपने 1-2 प्रोग्राम भी किए हुए हैं, 2-5 प्रोग्राम भी किए हैं, तब भी आप बहुत आसानी से इस प्रोग्राम से समझ जाएंगे। यानी कि अगर आपने सी इन सी आउट का प्रयोग किया है तो बहुत आसानी से मैं यहाँ पे आपको इस एक वीडियो से और बहुत आसानी से क्लास बनाना सिखा दूंगी। क्लास बहुत आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। वीडियो जरूर बड़ी होने वाली है क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट्स में डालती हूँ आपके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश ही है वो तरीका। तो अगर अपन पूरी वीडियो आप देखते हैं तो आप अच्छे से एक एक चीज को बारीकी से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं C++ के एक प्रोग्राम के साथ जिसमें मैं आपको क्लास बनाना बताती हूँ। तो देखिए, अगर मैंने कहा आप बिगनर हैं लेकिन आपने पहले से 1-2 प्रोग्राम भी कर रखे हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि हम प्रोग्राम में सबसे पहले C++ में या सी में, दोनों में हम बात करते हैं, काम करते हैं जब, क्योंकि आजकल एक ही एडिटर में दोनों चीजें चल जाती है। तो हम सबसे पहले हैश इंक्लूड और iostream.h इस तरीके से लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन लिखते हैं। फिर हम नीचे इंट मेन और खाली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रास, ओपनिंग कर्ली ब्रास लगाते हैं और लास्ट में कर्ली ब्रास लगाते हैं। ये सब चीजें इसी तरफ आप लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए इसको 2 भागों में बांट लिया है। तो एक पार्ट तो मैंने ये इधर कर दिया है और मेन से शुरू होने वाला पार्ट मैंने इधर कर दिया है। तो आप अच्छे से समझ लें। अगर आप नहीं जानते हैं ये क्यों लगाया जाता है तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अलग अलग वीडियोस में बताऊंगी। अभी फिलहाल आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको क्लास बनाना सिखा रही हूँ तो अपन सबसे पहले इजी वे में क्लास बनाना सीखते हैं। वैसे मैंने आपको अच्छे से बताया पिछली मेरी वीडियो में कि क्लास क्या होती है, यानी ऊप्स कंसेप्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ऊप्स की आवश्यकता क्या थी। तो ऊप्स का जो मेन मोटिव ही जो था वो C++ में रिकॉर्ड मेंटेन करना, यानी हम किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में पूरी डिटेल को कलेक्ट करके एक ऐसी फॉर्म में रख सके कि जब हमें जरूरत हो तो हम उस डाटा को एक्सेस कर सके, प्राप्त कर सके। तो जिस तरीके से आप एक्सेल में काम करते हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, तो वो वाला जो काम है, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला काम जो है, हम ऊप्स के द्वारा ही कर पाते हैं। और ऊप्स में कुछ ऐसी फैसिलिटी है जिससे वो सिक्योरिटी भी रहती है और प्रोग्राम भी जैसे बहुत लेंदी हो जाता है अगर इसका प्रयोग नहीं करते। तो प्रोग्राम को थोड़ा छोटा और आसान बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो समय ज़्यादा नहीं लगे, स्पेस मेमोरी में ज़्यादा नहीं घेरे, रैम पे रन होने में भी इसमें दिक्कत नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऊप्स कंसेप्ट डेवलप किया गया। और आजकल सभी भाषाओं में ऊप्स जो है शामिल आती है, यानी सभी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं इसमें। तो वैसे शॉर्ट में मैं एक बार बता देती हूँ, बिल्कुल आप सादा भाषा का प्रयोग करें। हैश एक सिंबल है, प्रतीक है, जो बताता है कि कंपाइलर को सबसे पहले इस लाइन को पढ़ना है। हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सबसे पहले प्रोसेस होने वाला एक डायरेक्टिव है। तो हैश इंक्लूड का अर्थ समझ लें, शामिल करें। क्या शामिल करें? iostream.h, IO यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट से भरा हुआ झरना, यानी इनपुट और आउटपुट करने वाले फंक्शंस इसके अंदर भरे हुए हैं। वो वाली ये एक हेडर फाइल है, मुख्य फाइल है। तो जब हम सी इन सी आउट काम में लेते हैं ना, तो वो इसी के अंदर रखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि अब उसके पूरी चीज को लिखे कि कैसे सी इन को शामिल करेगा या कैसे सी आउट को पढ़ेगा, इस समस्या के लिए इसको पहले से बना के
रख दिया और बना के इस हेडर फाइल के अंदर, इस अलमारी के अंदर, एक अलमारी के अंदर जो है बंद कर दिया। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम इस अलमारी को खोल देते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारी अलमारियां हैं जब हमें जिसकी ज़रूरत होती है यहाँ पे खोलनी पड़ती है। दूसरा ये है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और सेमीकोलन। इसका प्रयोग हम शुरू में नहीं करते थे, लेकिन और वैसे इसके प्रयोग से बचना चाहिए। इसकी जगह दूसरा तरीका होता है जिसको प्रयोग में लेके काम करना चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए प्रोग्राम ज़्यादा टफ मैं नहीं बनाना चाहती, इसलिए इजी वे में बात करते हैं कि हम प्रोग्राम को कैसे करते हैं। तो अभी हम इसको प्रयोग में लेके करते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये है, उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बना के रखी हुई हैं, कुछ बने बनाए फंक्शंस और नेम है, वेरिएबल्स के नेम है जो इसमें रखे हुए हैं। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो सी इन और सी आउट को जब हम लिखते हैं ना तो थोड़ा आसान हो जाता है लिखना, और अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उसको थोड़ा सा बड़े तरीके से हमें लिखना पड़ता है। लेकिन ये मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इतना सा याद रखें और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने इसको आसान बनाने के लिए 2 सेक्शन बना दिए हैं। तो मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो मुझे किसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है? स्टूडेंट्स का। तो मैं लिखती जाती हूँ, यहाँ से आप इसको समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किसका मेंटेन करना है? तो मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप। अब मुझे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो मुझे क्या लिखना है? स्टूडेंट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मेरे को एक लेना था नेम, और उसकी और इंफॉर्मेशन क्या चाहिए मुझे? उसके बारे में सब कुछ हमें स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। मैं कहीं लिख दूं तो भी आप ध्यान रखें, स्मॉल लेटर में लिखें। हमें उसके टोटल नंबर उसको कितने आए वो पता करने हैं, मेरे को जानने हैं। और मुझे ये कंपाइलर से कहना है, मैंने प्रोग्राम से कहना है, कंप्यूटर से कहना है कि एवरेज निकाल के दे। तो एवरेज हमें जो है कंप्यूटर निकाल के देगा। तो ये चीज हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? मुझे नेम की जानकारी चाहिए, टोटल की जानकारी चाहिए और एवरेज की जानकारी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे कैसे मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो है मुझे किस में चाहिए? ये जैसे मैंने ये कहा कि यहाँ पे बहुत सारे इनपुट आउटपुट और ऐसे स्टेटमेंट्स को बना के यहाँ रख लिया, ऐसे ही हर प्रोग्राम में बार बार कई चीज़ों को नहीं लिखना पड़े। जैसे आप रिकॉर्ड ही मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स का, तो बार बार ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़े, इसलिए इनको बना के एक साथ जो है यहाँ पे रख लिया, ताकि यहाँ हमें लेंदी नहीं हो जाए वो चीज़। और इनको अभी बना के हम इसी तरीके से हेडर फाइल में या किसी चीज़ में डायरेक्टरीज में रख सकते हैं और उनको यहाँ पे कॉल किया जाता है। अभी हम यहाँ कॉल करते हैं, सी इन सी आउट लिखते हैं ना, इसका मतलब हम उसे कॉल कर रहे हैं। कहाँ से? इसमें से यहाँ पर बुला रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इनको भी हम लिख के रख लेंगे और फिर यहाँ पर कॉल करेंगे। तो अभी तो हम यही लिखते हैं और यहीं पे कॉल करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनको सबको बना के और अलग फाइल्स में रखा जाता है और फिर उनको यहाँ कॉल किया जाता है और यहाँ पर हैश इंक्लूड करके इंक्लूड किया जाता है। या इस तरीके के प्रयोग करके हम कुछ फंक्शंस और वेरिएबल्स को भी आसानी से लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा, देख रहे हैं आप, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। अब कितने स्टूडेंट्स की हमें जानकारी चाहिए? तो मैंने कहा कि कितने स्टूडेंट्स, मैंने कहा पहले तो लिख देती हूँ स्टूडेंट्स ST1। अभी मैं एक ही स्टूडेंट की ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट लिखूंगी तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा और प्रोग्राम लेंदी सा दिखेगा। इसलिए बहुत आसान तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है। अब एक ही चीज को लेते हैं। तो मैंने कहा ST1, एक स्टूडेंट की ये सारी डिटेल चाहिए। क्या क्या चाहिए? नेम, टोटल और एवरेज। तो यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये तो ग्लोबल एरिया है। जैसे आप कॉलोनी में रहते हैं, आपकी कॉलोनी से बाहर वाला व्यक्ति ग्लोबल कहलाएगा और कॉलोनी में रह रहे हैं तो ये वाला व्यक्ति जो है लोकल कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये ग्लोबल एरिया है और ये इसके बाहर का एरिया भी ग्लोबल एरिया है। ये यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया है ये इसके लिए लोकल एरिया है। तो यहाँ पे जो लिखे जाते हैं इन्हें ये पहचानता है, लेकिन यहाँ जो लिख रहे हैं इनको इनसे जोड़ने के लिए
थोड़े से तरीके प्रयोग में इसको लेने पड़ते हैं, तब जाके कंपाइलर समझ पाता है। तो मुझे ये जानकारी चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी, ST1 के बारे में चाहिए ना, तो ST1 यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ST1 का, डॉट से समझ लें, का क्या चाहिए मुझे, नेम। दूसरा मुझे क्या चाहिए, ST1 का टोटल। तो देखिए दो तरीके होते हैं, ST1 का नाम मुझे पता है तो मैं इस तरीके से बराबर लगा के, और नाम क्योंकि अक्षरों में होता है तो अक्षरों को लैंग्वेज में हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट में लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हामिद और डबल कोट में इसको क्लोज कर दिया। तो नाम मुझे पता है, टोटल भी मुझे इसके पता है कि इसके 620 नंबर आए हैं मान लीजिए। अब एवरेज तो मुझे निकालना है, मैं ही निकाल के यहाँ पे रख दूं तो कंप्यूटर क्या करेगा, तो मुझे काम कंप्यूटर से करवाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं। तो यानी अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो हमने ही लिखा था, इसने वही करके दे दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल लिया। तो टोटल हमें पता है, एवरेज जो है हमें कंप्यूटर निकाल के देगा। तो एवरेज एक तरह से क्या हो गया, फंक्शन हो गया, मतलब काम करना है, ये एक्टिविटी जो है कंपाइलर से करवानी है। तो ये एक तरह से क्या कहला गया, हमारा फंक्शन कहला गया। तो देखिए अब हमें करना क्या है, आप हमेशा जानते हैं कि नाम डाल देंगे हम, टोटल डाल दिया हमने, और ये फिक्स था, पता था, इसलिए हमने ऐसे डाला। इसको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है, क्योंकि हमेशा एक ही स्टूडेंट का थोड़ी निकालना है, हामी हामी का कोई और नाम भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और इसलिए हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करते हैं हमेशा, ताकि रन टाइम पे हमसे नाम और वगैरह पूछ लेगा, हम उसमें नाम टोटल डाल देंगे, या कहीं होगा तो वहां से पढ़ लेगा और फिर उसकी जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हमें करके देगा। तो अभी तो मैं सादा तरीके से कर रही हूँ, इसलिए आपको ऐसे बता रही हूँ। तो ST1 का नाम हो गया, ST1 का टोटल हो गया। अब तीसरी चीज क्या आती है, एवरेज। तो देखिए दो बातें, एक तो हम यहाँ पर भी एवरेज को निकाल सकते हैं, और एक हम आसान करने के लिए, इस प्रोग्राम को आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ निकालेंगे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर भी उसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ बड़ा ना हो, तो उस समस्या के समाधान के लिए हम इधर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एवरेज यहाँ हमने लिख रखा है, तो एवरेज को हम क्या करेंगे, कैसे, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, यानी ये एवरेज हमारा क्या हो गया, एवरेज बराबर, अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, एवरेज बराबर, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, एवरेज बराबर टोटल डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको मैं यहीं पे बोल देती हूँ कि ये निकाल के और प्रिंट कर देना। तो सीधा आप यहाँ पे भी सी आउट भी लिख सकते हो इस तरीके से, सी आउट, सी आउट, और सी आउट का जो हमारा वो है इस तरीके से, सी आउट टोटल डिवाइड बाय 5, तो ये एवरेज निकाल देगा हमारा। ये एवरेज इसने निकाल दिया, तो फिर हमें इसको यहाँ पे प्राप्त करने की जरूरत है, इसको एवरेज को। तो ये क्योंकि यहाँ पे ये हमने लिख दिया, लेकिन प्रिंट यहाँ की वजह से नहीं करेगा, जब तक इसको यहाँ नहीं बुलाया जाएगा तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए बस ये एक लाइन हमने लिखी, सी आउट आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख के आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, आपको इस एवरेज को यहाँ बुलाना है ना, इसका नाम एवरेज है, तो हमें क्या करना है, ST1 डॉट AVG यानी ST1 का एवरेज, हमें केवल ये लिखना है। अब देखो इसमें कितना सा परिवर्तन हम करेंगे जिससे पूरा प्रोग्राम जो है, पूरी क्लास जो है हमारी बन जाएगी। देखिए ये स्टूडेंट्स क्या था, हमारा क्लास, तो
हमने लिख दिया क्लास। तो ये क्या है? क्लास कीवर्ड जो ये बताते हैं कि ये क्या है, ये चीजें क्या है, जिसके आगे लगाया जाता है तो कंपाइलर उससे ये समझ पाता है कि ये चीजें क्या है। तो क्लास मतलब ये वर्ग है स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का समूह है। तो यहाँ लिख दिया हमने क्लास। इसी तरीके से नाम, नाम हमेशा अक्षरों में लिखा जाता है, तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि नाम जो है आप लिखें अक्षरों में। तो अक्षरों के लिए जो है डाटा का प्रकार कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है स्ट्रिंग। तो हम इसके आगे लिख देते हैं स्ट्रिंग। ये सब कीवर्ड्स हैं, आप अच्छे से समझ लें। स्ट्रिंग ये कीवर्ड हमने लिख दिया। और अब देखिए, एक तो स्टूडेंट्स के बाद हमें यहाँ पर पहले तो हम यहाँ लगा देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, हर पंक्ति के आगे हमें सेमीकोलन लगाना है। ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि ये क्रिया कर रहा है, ये तो सिंपल मेंबर है, डाटा मेंबर कहलाते हैं। ये फंक्शन करेगा, हमने एवरेज निकलवाया है, तो निकलवाया ये कैसे पता लगे उसके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं। और इसके बाद हम इसको एक ओपनिंग कर्ली ब्रास लगाते हैं और इसको बंद करने के लिए एक क्लोजिंग कर्ली ब्रास लगाते हैं। फिर हमने ये जो क्लास शुरू की थी, तो क्लास के हमेशा शुरू करने के बाद एक ओपनिंग कर्ली ब्रास लगता है, और जब क्लास कंप्लीट होती है तब भी एक क्लोजिंग कर्ली ब्रास लगता है। उसके बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन। देख लीजिए आप, ठीक है। और अब देखिए ये हो गया, तो यहाँ पर भी हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत है। यहाँ नहीं लगाना, फंक्शन के आगे नहीं लगाना, यहाँ लगाना है। देखिए आप कर्ली ब्रास वगैरह के आगे नहीं लगाएंगे, केवल क्लास जब खत्म होती है तो उसका एंडिंग कर्ली ब्रास के आगे हम इसको लगाते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार से जब ये प्रोग्राम बन चुका, आपको कुछ भी नहीं करना, ये हो गया बिल्कुल, बस इसमें भी आपको वही करना है। हर पंक्ति के आगे आपको सेमीकोलन लगाते जाना है। ये देखिए सेमीकोलन लगाते जाना है। और ये चूंकि फंक्शन था इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इस प्रकार से हमें लिखना है। और चूंकि ये फंक्शन बनाया हमने, तो इसके आगे हमें void लिखने की जरूरत है, VOID। ये भी एक कीवर्ड है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। void का मतलब है कि इसके अंदर जो लेंगे हम, तो इन दोनों से रिलेटेड ही चीज लेनी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो ये void का मतलब ऐसा का ऐसा कोई ना कोई मान रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ कॉल किया, तो st1.avg, और हम चाहें तो यहाँ पे void लिख सकते हैं, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी अपने आप करेगा। और यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन लगाना है। अभी तो आप ये याद रख लें कि सब लाइनों में हमने कुछ भी नहीं किया, देखिए केवल सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन अभी भी आपका ये प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। तो रीजन क्या है कि ये बहुत ही सारी जो है वो ऊप्स कंसेप्ट को ध्यान में रख के बनाया है, तो इसमें जो है सिक्योरिटी रखी गई है। अगर ऐसा होगा तो कोई भी यहाँ पे मेन फंक्शन में किसी भी चीज को यहाँ से एक्सेस कर लेगा, अंदर वहां रखी हुई उससे एक्सेस कर लेगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमारी ये चीज कोई भी प्रयोग में ले सके, इसलिए इसको इसकी सिक्योरिटी के लिए इसको बाय डिफॉल्ट जो है प्राइवेट बना रखा है। यानी ये प्राइवेट है, हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या तरीका है, यहाँ जहां हमने ये ओपनिंग कर्ली ब्रास लगाया था, यहाँ पे हम एक चीज और लिखेंगे। सब कुछ स्मॉल में लिखना है आपको, पब्लिक PUBLIC, और 2 कॉलन लगाना है, मतलब 2 बिंदी लगानी है, सेमीकोलन नहीं लगाना है, 2 बिंदी लगानी है बस। अब ये पूरा प्रोग्राम आपका चल रहा है और ये आपको ऑटोमेटिकली, देखिए आपको सी आउट भी नहीं लिखना पड़ा और ये अपना काम करेगा। अब यहाँ इसको अगर हम लिखते तो हम इस तरीके से लिखते st1.avg बराबर और टोटल डिवाइड बाई, तो हम टोटल को ऐसे नहीं लिख पाते, हमें लिखना पड़ता st1.total डिवाइड बाई, यानी लेंथी हो जाता। और इसी तरीके से st1 st2 ऐसे अगर 100 के लिए लिखना हो तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये बहुत आसान तरीका कि ये सब कुछ इधर से इधर चला गया, हमें तो यहाँ काम की चीज ही करनी है। और ये मतलब हमें बहुत जो आसानी से समझ में है वो चीज इधर है, जो यूजर को समझ में नहीं आई, यूजर के काम की भी नहीं, हमें तो बनाया है, हमें तो यहाँ पे काम में लेना है, तो उनको छुपा दिया। इस सुविधा को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाना और सरलता को प्रयोग में लेना, यूजर के लिए जो उपयोगी है केवल उसी चीज को सामने रखना। इस आर्ट को, इस टेक्निक को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन।
तो ये ऊप्स का एक कंसेप्ट। दूसरा, आप अब समझ चुके हैं कि क्लास क्या हो गई, स्टूडेंट्स का समूह क्लास हो गई। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम बना रहे हैं, तो आप समझ गए कि ये स्टूडेंट्स क्लास हो गई, यानी ऊप्स का पहला कंसेप्ट क्लास आपको क्लियर हो गया कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का प्रयोग क्या हुआ। दूसरी चीज ये देखिए आप, स्टूडेंट्स में, इन स्टूडेंट्स यानी इस क्लास में स्टूडेंट कितने स्टूडेंट की या किसकी डिटेल रखना है आपको, ST1, ST2, ST3। तो ये आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इन्हें हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो काम करना है ना हमें, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट की भी हमें आवश्यकता है। तो यही देखिए, सी में भी स्ट्रक्चर और यूनियन थे, वहां पे कई सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन ये जो ऊप्स में नए कंसेप्ट ऐड हुए ना, वो चीजें उनमें नहीं थी, तो उसी के अंदर कुछ नई चीजें ऐड करी, तब जाके उसको क्लास नाम दिया गया। जैसे कि एक आपको क्लास समझ में आ गया और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्शन भी फैसिलिटी उसमें नहीं थी। एक ये तीन चीजें आई आपको समझ में। चौथी चीज है इनहेरिटेंस, यानी अब आपने ये स्टूडेंट से क्लास बनाई ST1 करके, तो ST1 की अभी आपको नाम और टोटल ही लिया और एवरेज लिया, लेकिन जब आप पूरी मार्कशीट बनाएंगे तो आपको नाम भी चाहिए, टोटल भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए हमें बार बार क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये सब नाम बाकी डिटेल पहले से कहीं बना के रखी हुई थी, तो हम उसी क्लास से नई क्लास बना लेंगे और उसके इन मेंबर्स को तो वो अपने आप समझ लेगा, और हमें जो नए मेंबर लिखने हैं ना, हम नए मेंबर ऐड कर लेंगे। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी पिता के गुण पुत्र में स्वतः ही आते हैं, वही चीज कहलाती है इनहेरिटेंस। हाँ, ये फैसिलिटी जो है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तीन हमारे जो है स्पेसिफायर हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपको इसको एक्सेस करना, यहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए। तो जब हम पब्लिक लिखते हैं तब जाके यहाँ पे ये प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो ये एरर देगा, ये कहेगा कि मैं ये नाम वाम को नहीं पहचानता, ST1 को तो पहचानता हूँ मगर मैं नाम को नहीं पहचानता। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हमारी क्या क्या चीजें इसमें क्लियर हो गई, देखिए आप, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। यहाँ मैंने इनहेरिटेंस इसी में समझाया, इनहेरिटेंस को आपको एक अलग प्रोग्राम में समझना पड़ेगा, एक एक चीज को हम लेते हुए उनको भी चलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ आपको मैं समझा सकती हूँ कि हाँ इसी से अब आपको जब नई क्लास बनाएंगे, इसमें से केवल एवरेज ही काम का है या कोई और चीजें हमें जोड़नी है, तो इन चीजों को यहीं से ले ऑटोमेटिकली ले लेंगे। हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये इन्हें ऑटोमेटिकली ले लेगा, नई चीजें हम यहीं पे नीचे यहाँ इसके बाद दूसरी क्लास बना देंगे इससे जुड़ी हुई, इससे डिराइव्ड। ये हमारी रूट क्लास कहलाएगी, बेस क्लास कहलाएगी, और वो हमारी डिराइव्ड क्लास कहलाएगी, यानी उससे उत्पन्न। अब देखिए आइए, हमारी क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस हो गया है और एब्स्ट्रैक्शन हो गया है, चार चीजें हमारी हो गई। पांचवी चीज हमारी आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया था ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म को सिंपल भाषा में कहें ओवरलोडिंग, जब किसी चीज के ऊपर लोड ज्यादा डाल दिया जाए तो हम उसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार की होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप अच्छे से समझ लें कि जितने भी चिन्ह बराबर हुआ, हमारा प्लस माइनस, ये जितने भी इस तरीके के चिन्ह आप लगा रहे हैं, ये सब ऑपरेटर कहलाते हैं। जितने भी चिन्ह है, प्लस माइनस, कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं हर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब हम एक ही ऑपरेटर से, यानी मान लीजिए प्लस से 2 नंबर को प्लस कराया जाता है या 100 नंबर को प्लस कराया जाता है, लेकिन मैं प्लस से 2 नंबर प्लस करा रही हूँ, प्लस से मैं 2 अक्षरों के समूह को, यानी मेड्रो और कंप्यूटर अलग अलग था, मेड्रो A1 में था, कंप्यूटर्स A2 में था, मैंने इन दोनों को जोड़ के एक नया नाम बना दिया मेड्रो कंप्यूटर्स। तो मैं स्ट्रिंग को जुड़वा रही हूँ, इसमें भी मैं प्लस लगाऊंगी। तो यानी एक ऑपरेटर से जब एक से अधिक काम हम कराएंगे, वो नंबर्स को भी काउंटिंग भी हो सकती है, 2 नंबर को जोड़ रही हूँ, एक बार नाम एक ही दिया, फिर उसी से मैं 3 नंबर को जोड़ रही हूँ उस प्लस ऑपरेटर से, तो मतलब मैं उस प्लस ही ऑपरेटर से एक से अधिक काम करा सकती हूँ अलग अलग जगह पर आवश्यकता के अनुसार। उस चीज को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हमारे फंक्शन मेंबर है, एवीजी हमने इसमें फंक्शन बनाया है, इसी फंक्शन को, इसी नाम को, यानी
हो सकता है मेरे को और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत पड़े, या मैं कहीं और किसी और उसमें, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ एवीजी दिया है, मान लीजिए मैं यहाँ एक फंक्शन बनाती जिसमें जैसे कि अभी यहाँ पे नाम फिक्स किया है अपन ने, पर फिक्स नहीं करना, मुझे चाहिए कि कंप्यूटर हमेशा पूछ ले, तो मैं उसके लिए एक गेट फंक्शन बना देती जिसमें नेम और टोटल पूछता। तो अब ये और स्टूडेंट्स का भी उसे पूछना है, तो मैं बार बार उसको नहीं देती, ये इसी फंक्शन को वहां पे भी प्राप्त कर लेगा। और कई बार हम सेम नाम से अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मुझे स्टूडेंट्स का भी नेम और मोबाइल नंबर चाहिए, टीचर्स की भी एक क्लास बनाई है, उनका भी नेम और मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैंने उसके लिए गेट फंक्शन बनाया है और पुट फंक्शन बनाया है उसको प्रिंट कराने के लिए। तो मैं बार बार गेट और पुट बनाऊंगी तो मुझे दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं एक ही बार यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगी और उस फंक्शन को अलग अलग जगह पर और थोड़ा सा परिवर्तन करके, यानी उसके टीचर्स के लिए बन गया है वो, तो ये परिवर्तन हो गया, उसका एक तरीका होता है लिखने का, तो मैं उससे अलग अलग काम करवा सकती हूँ। ये चीज हमारी कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी हम फंक्शन बना सकते हैं, जैसे हमने सम नाम का फंक्शन बना दिया, सम से हम 2 नंबर सम करा सकते हैं। फंक्शन देखिए मैंने अभी क्या कहा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस साइन से, वो चिन्ह से हम एक से अधिक काम कराने की बात कर रहे थे। अब एक नाम से, एक नाम के फंक्शन से हम एक से अधिक काम करा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हमने मान लीजिए सम बनाया, सम से हम 2 नंबर को जुड़वा सकते हैं, सम से हम 2 स्ट्रिंग्स को, अक्षरों के समूह को जुड़वा सकते हैं, सम से हम 3 नंबर जुड़वा सकते हैं, सम से हम कहें तो माइनस भी करवा सकते हैं। तो ये हमारी कहलाई सम से, सम नाम से, यानी एक ही नाम है उसको अलग अलग जगह पर और अलग अलग काम उससे हमने करवाए, तो ये हमारी कहलाई फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम ऊप्स के लगभग सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, और एक और चीज थी एनकैप्सुलेशन। तो देखिए यहाँ से सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाने के लिए यहाँ पे हमने ये बनाया और इसको रैप कर दिया एक पैकेट में, और जैसे ये आईओ स्ट्रीम को यहाँ इंक्लूड करते हैं ना, ये इनको यूज कर रहे हैं, ऐसे कैसे हम यूज में ले लेते हैं जब जरूरत होती है, तो इनको पैकेट में बांध के रख दिया गया। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। तो और अधिक मैं इस एक ही प्रोग्राम में, अब अगर आपको क्लास बनानी आ गई है तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्लास दोबारा से बनाएंगे, और उस एक क्लास से हम और बहुत सारी चीजें, यानी ऊप्स के लगभग 90% कंसेप्ट मैं आपकी अगली वीडियो में इस एक प्रोग्राम से क्लियर कर दूंगी। तो मेरी वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर पूछें, ताकि मुझे भी लगेगा कि मेरी वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं। ओके, बाय, थैंक यू।